प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। बच्चों, हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, हम लोग पूर्व के कक्षाओं में खनिज के बारे में पढ़ा और कई शक्ति संसाधन के बारे में भी जाना है। हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जान रहे हैं। अब पूर्व के कक्षाओं में हम लोगों ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा के बारे में जान लिया है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे और बायोगैस की ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बच्चों, पूर्व में भी हम लोगों ने जान लिया है कि पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। जीवाश्म ऊर्जा में हम लोग कोयला, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है, तो इनका जो स्रोत है वो सीमित है। वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग एवं दोहन हो रहा है। अनियोजित मतलब बिना सोचे समझे जब जितना मन इसका उपयोग किया जा रहा है, और दोहन माने इनको निकाला जा रहा है। यदि इसी दर पर उपभोग होता रहा तो आने वाला कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन का भंडार समाप्त हो जाएंगे। अभी भी हम लोग प्लानिंग नहीं करें और सोच समझ कर अगर इसे खर्च न करें तो ये भंडार जल्द ही इनका खत्म होने वाला है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज के द्वारा की जा सकती है। या तो हम ऊर्जा को बचाएं या इसके गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करें। इनमें से कुछ ऊर्जाओं का खोज बच्चों हो चुका है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे अब हम लोग ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। तो ये सभी क्या है, नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त है, इनकी उपयोग की आवश्यकता है। बच्चों, हम लोग पूर्व के कक्षाओं में और पूर्व के वीडियो में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत चौथा नंबर में भूतापीय ऊर्जा के बारे में। बच्चों, यहाँ जो चित्र दिख रहा है यह भूतापीय ऊर्जा का प्लांट है। बच्चों, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप का मतलब गर्मी, हीट। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वहाँ हमें अधिक गर्मी मिलेगा, तो वहाँ हम लोग जा नहीं सकते हैं, मशीनों के माध्यम से उसे हम लोग जांचते हैं। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। इसे शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। आप ज्वालामुखी के बारे में जान चुके हैं बच्चों कि किस तरह पृथ्वी के अंदर चट्टान भी गर्मी के कारण पिघल जाता है और ज्वालामुखी से वह बाहर निकलता है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है तो वहाँ के गर्मी से वहाँ का जल गर्म हो जाता है और गर्म पानी झरनों के रूप में बाहर निकलता है और इस गर्म पानी को हम लोग शक्ति उत्पादन में काम लाते हैं। बच्चों, वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। भूतापीय ऊर्जा को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में विश्व के बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र
हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, स्थान का नाम है मणिकरण। इसको याद रखिए, प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि मणिकरण में कौन सा ऊर्जा पैदा किया जाता है। लद्दाख के पूगा में और छत्तीसगढ़ के तातापानी में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरकट्टा प्रखंड में सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। संभावित है बच्चों। तो आइए विश्व में, भारत में और झारखंड में इन स्थानों को हम देखते हैं। बच्चों देखिए, भूतापीय ऊर्जा का केंद्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये 1 नंबर में यूएसए लिखा हुआ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। 2 नंबर देखिए चीन है, जो चाइना लिखा हुआ है, यह भी भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। 3 नंबर में देखिए एकदम पूर्व में जापान है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, जापान भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। 4 नंबर देखिए ये न्यू जीलैंड है। बच्चों न्यू अलग है, जीलैंड अलग है, न्यू जीलैंड है ये। 5 नंबर देखिए बच्चों आइसलैंड है। और अंत में 6 नंबर फिलीपींस है। विदेशों में इन स्थान पर भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, ये 1 नंबर में हिमाचल प्रदेश है। 2 नंबर में बच्चों लद्दाख है। और 3 नंबर के छत्तीसगढ़ के तातापानी में ये भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये भारत में मुख्य 3 केंद्र हैं। अब झारखंड में देखिए हजारीबाग शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है बरकट्टा प्रखंड, और यहाँ पर सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। तो देखिए ये रिंग के अंदर हजारीबाग है और यहीं पर है बरकट्टा प्रखंड, और वहाँ पर सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। तो बच्चों अब हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बच्चों समुद्र में ज्वार और भाटा उठता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य का परिक्रमा करती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाती है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का जल यानी कि समुद्र ऊपर उठता है, ऊपर खींचा जाता है। तो इसको हम लोग ज्वार कहते हैं। और जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल घटता है तो वो पानी धीरे धीरे नीचे आता है, इसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो ये ज्वार और भाटा से ही ज्वारीय ऊर्जा किस तरह पैदा किया जाता है देखते हैं हम लोग। यहाँ एक और ज्वार भाटा का चित्र दिया हुआ है, और बीच में भूतापीय ऊर्जा पैदा करने का संयंत्र स्थापित किया गया है। और पूरी दाहिनी तरफ जो चित्र है ये चक्की लगा हुआ है, जो ज्वार भाटा से घूमता है और विद्युत उत्पन्न करता है। ज्वारीय ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन का एक स्रोत है। इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के मुख्य 2 तरीके हैं बच्चों। पहला है ज्वारीय बैराज। बीच में जो आप चित्र देखे थे वो बैराज बना हुआ था। तो पहला है ज्वारीय बैराज एवं दूसरा है पंचक्की। जो तीसरा नंबर चित्र देखे वो पंचक्की लगा हुआ था। तो ज्वारीय बैराज में नदी के मुहाने पर एक बैराज बनाया जाता है। और ज्वार के समय जब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उस समय पानी इसमें बनी सुरागों से गुजरता है, जिससे इसमें लगे टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली पैदा करते हैं। दूसरे तरीके में समुद्र तट से परे, मतलब समुद्र तट के अंदर जहां लहर नहीं उठता है, पानी के नीचे चक्कियां लगाई जाती है जो ज्वारीय पानी से चलती है। इस प्रकार वहां बिजली पैदा होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगा था। दुनिया विश्व भर की बात करें तो पहला ज्वारीय केंद्र फ्रांस में लगा था। और भारत की बात करें तो भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। तो आइए अब हम इन दोनों स्थानों को देखते हैं। विश्व में देखिए फ्रांस
जहाँ ये तीर आकर गिरा वहाँ फ्रांस है। और भारत की बात करें तो भारत में भी तीर दिख रहा है। और ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पहला ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र लगा है। तो बच्चों ये था ज्वारीय ऊर्जा की बात। अब हम आते हैं बायोगैस पर। ये गाँवों में आप लोगों को देखा होगा बच्चों, जिसको हम लोग गोबर गैस प्लांट कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ये प्लांट बना हुआ है गोबर गैस का। इसके अंदर गोबर डाला जाता है और किस तरह बनता है आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों यह बायोगैस जो है वह गैसों का मिश्रण है। कई गैस इसमें मिला हुआ है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन वहाँ नहीं जाने दिया जाता है, उसकी अनुपस्थिति में जैविक सामग्री, जैविक सामग्री किसको कहते हैं? देखिए, मृत पौधा, पत्ते वगैरह, जंतुओं के अवशेष, सड़े गले जंतु, गोबर और रसोई अपशिष्ट, जो रसोई से सब्जी वगैरह का काटा हुआ जो भी अपशिष्ट सब निकलता है, वहाँ का पानी, ये आदि को कहते हैं हम लोग जैविक सामग्री। तो इनको ही उसमें डाला जाता है। इसका जब वहाँ विघटन होता है, जब वहाँ वो सड़ जाते हैं पूरा, तो वहाँ गैस उत्पन्न होता है। यह सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जिस तरह सौर ऊर्जा को मनुष्य बार बार बना सकता है, पवन ऊर्जा को बार बार प्राप्त कर सकता है, उसी तरह बायोगैस को भी मनुष्य बार बार प्राप्त कर सकता है। इसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जिन वस्तुओं का जैविक वस्तुओं का मैंने नाम लिया, वो अगर सड़ते हैं तो उससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसमें मीथेन 75% होता है और शेष 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बच्चों ये गैस जो है खाना पकाने एवं घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। आपने देखा होगा कि इस गैस से खाना बनता है, चूल्हा जलता है और बत्ती भी जलती है। इससे ऊर्जा के साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद की भी प्राप्ति होती है। ये सामग्री सड़ जाने के बाद जो सूखा हुआ बचता है, वो जैविक खाद के रूप में खेती में काम आता है। बच्चों भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। जिनसे गोबर प्राप्त होता है, ऐसे पशुओं की संख्या विश्व में भारत में सबसे अधिक है। अतः यहाँ बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चों ऊर्जा किसी न किसी रूप में पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन उसका उत्पादन एवं मानव उपयोग हेतु सरलीकृत करना बहुत खर्चीला है। ऊर्जा हर जगह उपस्थित है, लेकिन उसको हम लोग किस तरह से जमा करें और हम मनुष्य उसको किस तरह से प्रयोग करें, उपयोग में लाएं, इसको किस तरह सरल बनाएं, इसमें जो तरीका अभी तक अपनाया जा रहा है वो खर्चीला है। धीरे धीरे वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं, अगर इसका सरलीकृत हो गया, सरल ढंग से अगर हम इसको उपयोग करना जान गए तो ये मनुष्य के लिए वरदान होगा। ऊर्जा का अत्यधिक दोहन, मतलब इनको खानों से, खदानों से बहुत ज़्यादा निकाल लेना, ऊर्जा संकट को जन्म देता है। ऊर्जा के बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग से ही ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं। जैसे बच्चों बुद्धिमत्ता का मतलब है हम सोच समझकर इसका उपयोग करें। आपके घर में बिजली अगर आ गया है तो आप दिन में ज़रूरत ना हो तो बत्तियां ना जलाएं। सड़कों पर कहीं खंभे में बत्ती जल रहा है तो उसको बुझा दिया जाए। अगर गर्मी का मौसम नहीं है और गर्म नहीं लग रहा है तो पंखे चलते ना रहें। अगर आप टीवी ना देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है तो टीवी को बंद कर दें। हम कदम कदम पर सोचें कि ऊर्जा को हम अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से किस तरह से बचाएं। बच्चों वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। इस बात को समझिए कि ऊर्जा की बचत होगी तो समझिए ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो आप बच्चों ठान लीजिए कि कहीं भी ऊर्जा की बर्बादी अगर हो रही है तो उसे बचाने का हर संभव प्रयास कीजिए। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। धन्यवाद।